नमस्कार, सुप्रभात। आज हम इकाई 1 जिसका शीर्षक है जनन, इसके अंतर्गत अध्याय 1 जीवों में जनन और उसके अंतर्गत 1.1 जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जीवन अवधि के बारे में बात करेंगे। जीवन अवधि किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है। जीवन अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक भी हो सकती है। जैसे हम कुछ कीट पतंगों का उदाहरण लें तो उनकी जीवन अवधि 1 दिन भी हो सकती है, और यदि हम किसी बरगद के पेड़ की जीवन अवधि की बात करें तो ये लगभग 1000 वर्ष भी हो सकती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि या उसके जीवन अवधि का उसके रूप, आकार से या साइज से कोई संबंध नहीं है। अर्थात हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, जो चित्र में हाथी दिखाई दे रहा है आकार में काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो क्या उसकी जीवन अवधि भी बाकी सब जीवों से अधिक होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए और भी हमारे पास में उदाहरण है। उन उदाहरण के आधार पे हम जीवन अवधि और जंतु या पादप या जो भी जीव है उसके आकार से उसका संबंध किस प्रकार नहीं है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कौवा और तोता, इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इनके जीवन अवधि में बड़ा अंतर होता है। आप जब कौवे की उम्र या उसकी जीवन अवधि देखेंगे तो वो लगभग 15 वर्ष होती है, वहीं किसी तोते की जो जीवन अवधि है वो लगभग 140 वर्ष हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन जब इनके आकार हम देखें तो लगभग बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किसी भी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं। किसी भी जीव की जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु जो है वो निश्चित है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? इस बात को हम इस चित्र से समझ सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो होता है उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप देखिए, ये अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो आप उसको अमीबा की कोशिका कह लीजिए या अमीबा कह लीजिए, एक ही बात है। तो अमीबा जब प्रजनन करता है तो यह द्विविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अमीबा उसने अपने सुडोपोडिया को जो है वो नॉर्मल कर दिया, यानी कि सुडोपोडिया जो है उसके गायब हो गए। उसके बाद उसकी कोशिका ने विभाजन करना शुरू किया। तो उसके बाद सबसे पहले उसने अपने केंद्रक को विभाजित किया, और केंद्रक को विभाजित करने के बाद में अब उसने अपने जीव द्रव्य को विभाजित किया और 2 कोशिकाएं यहाँ पर बन गई। तो इनको आप 2 कोशिकाएं कह लीजिए या 2 अमीबा कह लीजिए, एक ही बात है। 2 डॉटर सेल्स कह लीजिए, पुत्री कोशिकाएं कह लीजिए, या 2 शिशु अमीबा कह लीजिए, एक ही बात है। तो इस प्रक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि ये जो पैतृक कोशिका है, इस पैतृक कोशिका की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि इसने 2 कोशिकाओं को जन्म दे दिया है। तो इस तरीके से आगे चलकर फिर ये कोशिकाएं प्रजनन में भाग लेगी और नई कोशिकाओं को जन्म देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोशिका की मृत्यु कभी भी नहीं होती है, अर्थात अमीबा की मृत्यु कभी भी नहीं होती है, और वो जो है अपने आप को विभाजित करके 2 शिशु अमीबा में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण से हम ये कह सकते हैं कि कभी भी एक कोशिकीय जीव की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होता है, वो इमॉर्टल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब हम जीवों में जनन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई भी जो जीव होता है वो एक प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी संतति की उत्पत्ति करता है। उस संतति की वृद्धि होती है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में उस संतति में परिपक्वता आती है। ये परिपक्वता जो है इसको हम लैंगिक परिपक्वता भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ में ये जब संतति चली जाएगी तो उसके बाद ये प्रजनन की प्रक्रिया करेगी और उसके बाद ये एक नई संतति, अपने समान एक नई संतति को जन्म देगा, जो कि वापस से इस चक्र में आगे चलकर फिर एक नई संतति को जन्म देगा। तो इस तरीके से एक जीव अपने समान छोटे से जीव संतति को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है तथा उसके बाद वह नई संतति को जन्म दे देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु का यह चक्र जो है चलता रहता है। ठीक है, यहाँ ये परिपक्वता आने के बाद में जब ये नई संतति को जन्म दे देता है ये जीव, तो उसके बाद में ये धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पूर्व ये अपने समान एक नई संतति को उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जन्म, वृद्धि और मृत्यु का जो चक्र है ये लगातार चलता रहता है। जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो निरंतरता है वो बनी रहती है। जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही एक पीढ़ी जो होती है वो अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है और उसके बाद में ये प्रक्रिया जो है ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अध्याय 5 में हम आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। अध्याय 5 में जब हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का अध्ययन करेंगे तो वहाँ हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जब एक पैतृक अपनी संतति को उत्पत्ति करता है तो उसमें किस प्रकार से आनुवंशिक विभिन्नताएं आती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। आगे हम बात करें, जीव वैज्ञानिक संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि को विकसित करता है। यानी कि यहाँ पर इस जैव वैज्ञानिक संसार में जितने भी जो जीव हैं उन जीवों में प्रजनन करने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उसमें विभिन्नताएं हो सकती है। जीव विज्ञान जीव किस प्रकार से जनन करता है, ये उसकी वास स्थान, वो कहाँ रहता है, कौन से वातावरण में वो रहता है, उसके आंतरिक शरीर क्रिया किस प्रकार की है, इस प्रकार के कई अन्य कारक जो होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जीवों में जो लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन होता है और अलैंगिक प्रजनन के भी कई प्रकार होते हैं, तो उस प्रकार के प्रजनन के लिए उस जीव की जो वासस्थान है, उसका हैबिट और हैबिटेट जिसको हम कहते हैं, वो उसका आंतरिक शरीर किस प्रकार का है, उसके शरीर की रचना किस प्रकार की है, क्या वो एक कोशिकीय जीव है, क्या वो बहुकोशिकीय जीव है, क्या वो पादप है, क्या वो जंतु है। ठीक है, तो ये सभी जो कारक हैं, इन कारकों के आधार पर तय होता है कि वो जीव किस प्रकार के प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेगा। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। तो इस विधि में एकल जीव जनन या संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी कि जो एक अकेला जीव जो होता है वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक ही जीव अपने समान संतति की उत्पत्ति कर सकता है। यानी कि यहाँ पर दो जीव, नर या मादा, या जिस प्रकार से मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करें तो उसकी आवश्यकता नहीं है। एक अकेला जीव जो है वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बात करें, उत्पन्न संतति न केवल आपस में एक दूसरे के समरूप होती है बल्कि अपने जनक से भी वो एकदम एक समान होती है। यानी कि एक पैतृक से अगर दो ऑफस्प्रिंग या दो शिशु पैदा होते हैं तो वो दोनों शिशु जो हैं ये आपस में एक दूसरे के समान होंगे और
ना सिर्फ ये आपस में एक दूसरे के समान होंगे, बल्कि ये अपने पैतृक से भी समान होंगे, अपने पैतृक के जैसे भी होंगे। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न नहीं होती है? तो बिल्कुल ये जो इसका जवाब होगा वो ये होगा कि ये वास्तव में आनुवांशिक रूप से भी एक समान ही होते हैं। ये जीव दोनों आपस में समान होंगे और इनके जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो अपने पिता या जो भी अपना पैतृक है उनके समान ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इस प्रकार से जैसे हम अभी अमीबा में हमने द्विविखंडन की प्रक्रिया को देखा था, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो प्रजनन है वो एक तरीके का समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन है, जिसमें गुणसूत्रों जब ये विभाजन होता है तो जो गुणसूत्र होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, किसी भी प्रकार के जो जीन्स होते हैं उनका स्थानांतरण मतलब एक्सचेंजेशन नहीं होता है, और जिसके कारण कोई भी शिशुओं में कोई भी विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान है अथवा भिन्न नहीं होती है? तो बिल्कुल भिन्न नहीं होती है, आनुवांशिक रूप से यह समान होती है, क्योंकि यहाँ पर जीवों का जो प्रजनन है वो एक तरीके से समसूत्री कोशिका विभाजन का ही एक रूप है, जिसमें बनने वाली कोशिकाएं अपनी मात्र कोशिका के समरूप होती है आनुवांशिक रूप से भी। ठीक है, आकारी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए एक शब्द दिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्लोन। तो अमीबा के द्विविखंडन से जो दो शिशु अमीबा बनते हैं तो वो दोनों जो शिशु कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाएं हैं, वो आनुवांशिक रूप से अपने मात्र कोशिका के बिल्कुल समान होती है। तो इसलिए इन पुत्री कोशिकाओं को अपनी मात्र कोशिकाओं का क्लोन कह सकते हैं कि वो यहाँ पर जो है वो क्लोन है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का आकारिकीय और आनुवांशिक परिवर्तन अंतर उनमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये क्लोन शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अलैंगिक जनन से जो भी शिशु उत्पन्न होते हैं वो अपनी मात्र कोशिकाओं के क्लोन होते हैं, अर्थात वो आनुवांशिक और आकारिकीय रूप से समान हो, अपनी मात्र कोशिका से समान होते हैं। तो अलैंगिक जनन सामान्य रूप से अपेक्षाकृत साधारण जीवों में पाया जाता है, यानी कि जो निम्न कोटि के जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। प्रजीव तथा एक कोशिकीय जीव यानी कि प्रोटिस्टा और मोनेरा, जब हम व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले किंगडम मोनेरा आता है, उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा आता है, उसके बाद विकसित किंगडम आते हैं। तो जो निम्न कोटि के जो किंगडम है जनरली जिनमें एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, उनमें अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनन कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। जैसे हम यहाँ पर ये प्रोटिस्टा के दो उदाहरण हमारे पास में हैं, अमीबा और पैरामीशियम। इन दोनों कोशिकाओं को हम देखें तो यहाँ पर जो पैतृक कोशिकाएं हैं वो पहले केंद्रक का विभाजन करती है, उसके बाद में जीव द्रव्य का विभाजन करती है और बाद में दो पुत्री कोशिकाओं को जन्म दे देती है। इसी तरीके से पैरामीशियम में भी आप देख सकते हैं कि पैरामीशियम में भी केंद्रक का विभाजन हुआ और उसके बाद में जीव द्रव्य का विभाजन हुआ और बाद में दो पुत्री कोशिकाओं को उन्होंने जन्म दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ जो प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है उस प्रजनन की प्रक्रिया में एक तरीके का समसूत्री कोशिका विभाजन ही हो रहा है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया की विधि है, जो हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। आगे चले हम यहाँ पर, तो बहुत से एक कोशिकीय जीव द्विविखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो अब ये जो शिशु कोशिकाएं बनी हैं, पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, ये पुत्री कोशिकाएं आगे चलकर जब इनमें वृद्धि और परिपक्वता आ जाएगी तो ये एक विकसित अमीबा या विकसित जीव के रूप में कार्य करेगी और फिर पुनः ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेगी। यीस्ट में बात करें हम
कि यीस्ट में किस तरीके, ये भी एक कोशिकीय जीव है, इसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो यीस्ट में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें यीस्ट कोशिकाओं में एक छोटी सी कलिका उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती है। तो जैसे यहाँ ये देखिए, ये मात्र कोशिका है इनकी, जो कि एक छोटे से बड या कलिका का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है और उसी दौरान इसके केंद्रक का विभाजन भी प्रारंभ हो जाता है। केंद्रक जो है वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और उसके बाद में ये जो कलिकाएं हैं ये थोड़े से एक कंप्लीट हाफ न्यूक्लियस के साथ में, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस, हाफ नहीं कहना चाहिए, समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है वो एक पूर्ण केंद्रक वो लेगी और उसके बाद में इस कलिका के द्वारा साइटोप्लाज्म का या जीव द्रव्य का थोड़ा सा भाग लेकर ये अपनी मात्र कोशिका से अलग हो जाती है, मात्र कोशिका से अलग हो जाएगी और बाद में यह विकसित होकर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद में परिपक्व होकर ये मात्र कोशिका के समान ही हो जाएगी और पुनः ये मुकुलन की प्रक्रिया में भाग लेगी। तो ये इस प्रकार यीस्ट में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो मुकुलन की विधि के द्वारा होता है। इसी प्रकार हम अमीबा में विषम परिस्थितियों में किस प्रकार का जनन होता है इसके बारे में बात करें तो विषम परिस्थितियों में अमीबा में जो प्रजनन होता है वो बहुविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। बहुविखंडन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। अमीबा इस प्रक्रिया में क्या करता है, अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है, जो उसके सुडोपोडिया होते हैं उन सुडोपोडिया को वो संकुचित कर लेता है। मान लिया जाए कि ये इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था, तो इन सुडोपोडियास को वो संकुचित कर लेता है और एक राउंडेड सेल में, एक गोलाकार कोशिका में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। और उसके बाद में ये अमीबा पादाप संकुचित कर लेता तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है। तो यहाँ पर ये अपने ऊपर एक ट्राइलेमिनर या 3 स्तरीय जो है वो आवरण जो है उसको स्रावित कर लेता है, जिसको हम पुटी या सिस्ट कहते हैं। ये जो ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन इसके ऊपर होगी, त्रिकोशिकीय आवरण, त्रिस्तरीय जो आवरण होगा, जिसको पुटी या सिस्ट हम कह सकते हैं। तो और प्रक्रिया को हम पुटी भवन की प्रक्रिया कह सकते हैं। इसमें ये जो पुटी है ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनी रहती है और इस दौरान अमीबा जो होता है वो अपने स्वयं की रक्षा एक प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब काफ़ी ज़्यादा तापमान हो या ज़्यादा ठंड वाला स्थान हो, मौसम हो, इन समय में अपने आप की रक्षा कर लेता है इस पुटी भवन की प्रक्रिया के दौरान। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उस दौरान ये पुटीकृत अमीबा बहुविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा विभाजित हो जाता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु या सुडोपोडियोस्पोर जिसको हम कहते हैं उसको उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो सिस्ट जो है उसको तोड़ देगा, ठीक है, और अपने जीव द्रव्य को लगातार स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन के द्वारा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा और उसके बाद में हर न्यूक्लियस के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेगा। थोड़े अमाउंट में, थोड़ी सी मात्रा में साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर रहेगा और ये बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा और इन स्पोर्स को हम सुडोपोडियोस्पोर के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में पुटी की भित्ति फट जाने पर, जब ये सिस्ट या पुटी जो है उसकी भित्ति फट जाएगी तो ऐसी स्थिति में ये अपने सारे सुडोपोडियोस्पोर्स जो है उनको रिलीज कर देगा, उनको स्वतंत्र कर देगा, वो बाहर निकल जाएंगे इस कोशिका से, ठीक है, और विमोचित हो जाते हैं और इससे अनेक अमीबा विकसित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन के नाम से भी जाना जाता है। तो सुडोपोडियोस्पोर की जो प्रक्रिया होती है ये अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है
सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्ट का निर्माण हो जाता है। उसके द्वारा स्वतंत्र, उसके जब अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती है तो उस दौरान जो है ये अपने सिस्ट को तोड़ देता है। अपने जो केंद्रक होता है अपनी कोशिका के अंदर, उसको स्वतंत्र केंद्र की विभाजन के द्वारा कई सारे छोटे छोटे केंद्रकों में विभाजित कर देता है। और उसके बाद हर केंद्रक के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है और एक स्पोर का, प्रत्येक केंद्रक जो होता है वो एक स्पोर का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं और उसके बाद में जब पुटी टूट जाती है तो ये स्पोर इस कोशिका से स्वतंत्र हो जाते हैं और बाद में ये स्पोर्स जो है ये ग्रोथ और परिपक्वता के बाद एक अमीबा कोशिका का निर्माण करते हैं। अब हम बात करें विशेष अलैंगिकी जनन संरचनाओं के द्वारा जनन। कुछ जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है वो कुछ विशेष संरचनाओं के द्वारा होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो ये जो क्लेमाइडोमोनास हैं, इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो जूस्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर एक प्रकार के जो है वो मोटाइल या चल स्पोर होते हैं जो जिनमें फ्लाजिला होते हैं और उनकी सहायता से ये तैर सकते हैं जलीय वातावरण में। तो क्लेमाइडोमोनास में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो जूस्पोर्स के द्वारा होता है। पेनिसिलिन में हम बात करें तो उसमें जो अलैंगिक, ये एक प्रकार का कवक है, फंगी है। इसमें जो प्रजनन होता है वो कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। उसी प्रकार से जब हम बात करें हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो वो कलिका के द्वारा होता है, बडिंग की प्रोसेस के द्वारा होता है। और उसके बाद अगर हम किसी स्पंज के बारे में बात करें, ये पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं जिनको हम सामान्य रूप से स्पंज कहते हैं। इनमें अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनको जेम्यूल्स कहते हैं उनके थ्रू, उनके द्वारा इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। इसी प्रकार से जब हम पादपों में कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करते हैं तो पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे अपभूस्तारी, जिसमें हम जैसे बात करें तो पोटैटो या आलू में ये जो इनका जो भूमिगत स्तंभ होता है, तना होता है, उसमें उसको हम ट्यूबर के नाम से जानते हैं। ट्यूबर जो है वो एक प्रकार का तना ही होता है जिसमें इस प्रकार से पोटैटो आइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इनमें कुछ निश्चित दूरी के ऊपर पोटैटो आइज़ होती है, जिसको हम एक तरीके से एक नोड के नाम से जान सकते हैं। एक नोड इसको कह सकते हैं। तो एक पोटैटो आई को नोड कहते हैं, दूसरी पोटैटो आई यहाँ इसको भी हम नोड कहेंगे। तो इनके नोड यानी कि पर्वसंधि, ठीक है, और दो पर्वसंधियों के बीच में जो होता है वो पर्व का स्थान होता है। तो पर्व और पर्वसंधियों का पाया जाना एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का तना है। और ये तना जो होता है इसकी प्रत्येक पर्वसंधि जो होती है वो एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो आलू में ट्यूबर के द्वारा होता है। इसी प्रकार से जो अदरक होता है उसमें राइजोम के द्वारा होता है। अदरक में राइजोम के द्वारा होता है। यहाँ पर भी पर्व और पर्वसंधियाँ आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। उसी तरीके से जो अगेव होता है उसमें बुलबिल जो होती है ये एक विशेष रचना होती है जिसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसी तरीके से अगर हम ब्रायोफिल्म के बारे में बात करें तो उसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है वो पर्ण कलिकाएँ जो होती है उनके माध्यम से होता है। और इसी प्रकार अगर हम आइकॉर्निया के बारे में बात करें, जलकुंभी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो है तने में रूपांतरण होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट। इसके द्वारा इसमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्धन प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, उन युग्मक में संयोजन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो ये एक प्रकार का जो है अलैंगिक जनन ही है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ देखें कि अदरक,
डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अदरक और डहेलिया, या हम आगे बात करें जैसे हमारे आलू की खेती के बारे में बात करें, तो इन सभी पौधों की जो फसलों की जो खेती होती है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही होती है। इनके जो विशेष तने हैं जो कि विशेष संरचनाओं में परिवर्तित हो गए हैं, उन संरचनाओं का उपयोग करके इनकी खेती की जाती है। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आँख भी कहते हैं, और केले तथा अदरक के प्रकंद में नन्हा सा पादप निकलते हुए देखा है? तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि आप देखिए, जब आलू को हम एक किसी अनुकूल परिस्थिति में रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी आँख से जो है नए शिशु पौधे निकलते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से अदरक से भी हमें उसकी जो पर्व संध्या होती है वहाँ से नए शिशु पौधे निकलते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से डहेलिया में और केले के पौधे में भी हम देख सकते हैं कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा इनकी खेती की जाती है। जब हम ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों से विकसित होने वाले पादपों या प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करेंगे, तब हम पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्वसंधियों नोड से उत्पन्न होती है। जब यह पर्वसंधियाँ नमीयुक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती हैं, तब इनके मूल रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी जो हमने आलू, अदरक, डहेलिया और केले के पौधे के बारे में बात की थी, तो इन सभी पादपों में कायिक प्रवर्धन होता है। इनके रूपांतरित स्तंभों में जो पर्व संध्या होती है वहाँ से नए शिशु पौधे निकल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक उचित वातावरण चाहिए, नमीयुक्त मृदा चाहिए, जिसके संपर्क में आते से ही ये रूपांतरित स्तंभ की जो पर्व संध्या होती है वहाँ से नए शिशु पौधे जो है वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। कायिक प्रवर्धन का एक और बहुत ही प्रचलित उदाहरण हमारे पास में है। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइकेंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। आपने जलकुंभी के बारे में बिल्कुल अवश्य सुना होगा। यह एक जलीय पादप वाटर हाइकेंथ है जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। जो पानी रुका हुआ है वहाँ पर ये एक बार अगर इसका कोई छोटा सा प्लांटलेट वहाँ चला जाता है तो ये धीरे धीरे वहाँ पर वृद्धि करके उस पूरे जलाशय के ऊपर जो है वो अपनी वृद्धि कर लेता है। यह जल में ऑक्सीजन खींच लेता है। इसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती है। चूँकि इसकी जब वृद्धि बहुत हो कायिक प्रवर्धन के द्वारा इसकी वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये उस जलीय वातावरण में जितनी भी ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल थी उस ऑक्सीजन को ये जो है उपयोग कर लेता है उसका, और वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या जिसको हम कहते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा वहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है उस जल में। यद्यपि यह एक कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप में जलाशय को ढक लेता है। और इससे चूँकि इसका जो कायिक प्रवर्धन होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है, रैपिड होता है, इसलिए ये पूरे जलाशय को जो है वो घेर लेता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कर देता है। वहाँ पर जो जलीय इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है। इसीलिए इसको और इसके कारण जो वहाँ पर जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसको हमने एक महाविपत्ति के नाम से इसको हम जानते हैं। बंगाल में जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा विकसित होता है और वहाँ पर ये प्रक्रियाएं देखी गई हैं, इसलिए इसको बंगाल के आतंक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ इसका जो कायिक प्रवर्धन का जो तरीका है वो ये ऑफसेट के थ्रू करता है। आप देख सकते हैं कि ये दो पर्वसंधियों के बीच में जो दो पर्वसंधियाँ हैं, इन दो पर्वसंधियों के बीच में ये जो है ये एक हॉरिजॉन्टल
स्तंभ हैं इसको हम ऑफसेट कहते हैं। या ऑफसेट फिर आगे यहाँ पर बढ़ जाएगा और नई पर्वसंधि से फिर नए अपने पत्तियाँ और अपस्थानिक जड़ें जो है वो विकसित कर देगा। इसी तरीके से आगे फिर पर्वसंधि बनेगी और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ पत्तियाँ और नीचे की तरफ जो है पर्वसंधि से जड़ें विकसित करके इस तरीके से लगातार उस जलाशय में ये जो है अपनी वृद्धि करता रहता है। चूँकि इसकी पत्तियों में स्टोमेटा जो होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इसकी जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, जो ट्रांसपिरेशन रेट होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके कारण ये उस जलाशय का जो पानी होता है उसको लगातार वाष्पोत्सर्जित करते रहता है और उसके कारण जलाशय का जो पानी होता है वो भी लगातार कम होता जाता है। तो दो तरीके से जलाशय को खत्म करता है, पानी को उड़ाता है और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको लगातार जो है वो यूटिलाइज करता रहता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो है वो जलाशय सूखने लगता है, जलाशय के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जो जलीय वातावरण होता है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है और वहाँ के जो जलीय जीव होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करने लगते हैं। इसीलिए इसको एक वाटर हाइकेंथ, जिसको हम बंगाल के आतंक के रूप में जानते हैं। प्लेनेरिया एक निम्न कोटि का जंतु है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम से संबंधित है, फीताकृमि जिनको हम कहते हैं वहाँ से संबंधित है। इसमें हम प्रजनन की प्रक्रिया देखें तो जिसको हम पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं, रीजनरेशन की प्रक्रिया जो होती है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होता है। इसका उदाहरण जो है वो प्लेनेरिया है। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया की जो मात्र कोशिका है ये कुछ टुकड़ों में टूट गया और उसके बाद में जो प्रत्येक टुकड़ा था उसमें जो रिमेनिंग पार्ट था, जो बचा हुआ पार्ट था, वो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो सृजित कर लिया, बना लिया और अंत में जब हम देखेंगे तो हर टुकड़े से एक नया जीव, एक नया प्लेनेरिया बन गया। ये नया प्लेनेरिया जो है ये बाद में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद में एक विकसित प्लेनेरिया हो जाएगा, एक मैच्योर प्लेनेरिया हो जाएगा और उसके बाद में यह भी इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करेगा। अब हम अंत में यह देखें कि ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में ही अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है। जो साधारण जीव होते हैं उन्हीं में ये अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है। बाकी जो विकसित जीव होते हैं उनमें ये प्रक्रिया कम या बिल्कुल नहीं देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो साधारण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन जीवों में या हम पादपों में भी कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, उन जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं ये विभेदित नहीं होती है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है और इसके कारण इनकी जो प्रत्येक कोशिका होती है वो एक जाइगोट या युग्मनज की तरह व्यवहार करती है, जिससे एक नया जीव बनना संभव हो पाता है। जैसे कि शैवाल तथा फंजाई और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन जीवों में जैसे ही हम जब आगे विकसित जीवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अलैंगिक जनन जो होता है वो कम और लैंगिक जनन जो है वो डोमिनेंट होता हुआ दिखाई देगा। जब हम मोनेरा से प्रोटिस्टा की तरफ जाएंगे, प्रोटिस्टा से फंगी की तरफ जाएंगे, फंगी से प्लांट्स की तरफ जाएंगे, पादपों की तरफ जाएंगे और पादपों से जब जंतुओं की तरफ जाएंगे तो लगातार इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ेंगे, इस क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो अलैंगिक प्रजनन जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जो है वो विकसित होती हुई दिखाई देगी। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां देखने को मिलती है, अलैंगिक जिसको जनरली जहां पर कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कहते हैं तथा लैंगिक जनन दोनों ही देखने को मिलेगा। जब हम एंजियोस्पर्म में जाएंगे, जब हम पुष्पीय पौधों को देखेंगे तो वहां पर कायिक प्रवर्धन की भी विधियां होती हैं और लैंगिक जनन की प्रक्रिया भी होती है।
ठीक है। और दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन केवल लैंगिक विधि से ही होता है, लेकिन जैसे हम किंगडम एनिमेलिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें अधिकांशतः लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया ही देखने को मिलती है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया वहाँ पर नहीं होती है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के अंतर्गत 1.2 लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।